और चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आर्थिक सामाजिक सर्वे के जरिए देश के सामने जो बंटवारे का फॉर्मूला पेश किया है, उससे कांग्रेस के लिए हिट होने से ज्यादा हिट विकेट होने का खतरा बढ़ गया है। राहुल गांधी के करीब 47 सेकंड के बंटवारा फॉर्मूले ने बीजेपी को कांग्रेस पर एक साथ कई प्रहार करने का मौका दे दिया है। कैसे दिया है मौका, इस रिपोर्ट में देखिए। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उस पर जोरदार प्रहार किया और ये दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश के लोगों की संपत्तियों का सर्वे कराएगी, माताओं बहनों के सोने का हिसाब लिया जाएगा, उनके मंगलसूत्र को भी घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात वो नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने घोषणा पत्र में कही है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो वो एक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे जिसमें लोगों के बीच संपत्ति विवरण का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की बात कही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाए। लेकिन अब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि अब वो घबराकर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। भारत भटकेगा नहीं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमले शुरू कर दिए और अब इसको लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका जो रेफरेंस उन्होंने दिया, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उस रेफरेंस पे उन्होंने कहा, और इस बात को देश की जनता को उजागर करना जरूरी है कि कांग्रेस की सोच क्या है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करीब 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी और इसका मतलब यह हुआ कि हाईकोर्ट ने इस आरोप पर मोहर लगा दी है कि ममता सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोपों पर आखिरकार हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। करीब 8 साल पहले 2016 में हुई पूरी भर्ती परीक्षा में घोटाले की बात को मानते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से परीक्षा के उम्मीदवारों में खुशी है तो वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने इसे न्याय की जीत करार दिया। এই তো হয়ে গেছে এখানকারই অবস্থা, আজ নয় দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এটা বিচারপতিদের দোষ নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। তারা বিজেপির লোক দেখে দেখে এখানে বসিয়েছেন যাতে তারা বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা করে দেয় সেই জবটা তারা করে দেয়। কি করবেন? আমায় সাজা দেবেন?
कमीशन করবেন আমি তৈরি। ये जो है सत्य का जय हुआ है, इंसाफ मिला है और इतने बड़े घोटाला शायद ही देश में कहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल में साल 2014 में एसएससी ने शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया और 2016 में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। भर्ती के वक्त पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच के बाद ईडी ने मामले में पैसों के गबन को लेकर मामला दर्ज किया और कई जगहों पर छापेमारी की। भर्ती मामले में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 से 15 लाख रुपए लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई। कम नंबर पाने वालों को भी मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी गई। साथ ही जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं था, उन्हें भी नौकरी मिल गई। इसके साथ ही बिना टीईटी पास लोगों को भी नियुक्ति देने का आरोप लगाया गया। इसी सिलसिले में जुलाई 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी के 14 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से उसे मॉडल और पार्थ की बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर भी छापा मारा, जहां से उसने 21 करोड़ रुपए कैश के साथ ही 60 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और 20 फोन जब्त किए। इसके बाद ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से भी बड़ा खजाना हाथ लगा। अर्पिता के ठिकानों से करीब 28 करोड़ रुपए के 2-2 हजार और 5-5 100 रुपए के बंडल मिले। 1-1 किलो की सोने की 3 ईंट और सोने की पेन समेत 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। छापेमारी की कार्रवाई और पूछताछ के बाद आखिरकार जुलाई 2023 में ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस किस तरह से वोट बैंक के लिए लोगों को अपने वोट बैंक को बनाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, उसका ही जिक्र जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारा ख्याल से ये ऑर्डर अनफॉर्चुनेट है, लीगली भी बहुत क्वेश्चन है। न सिर्फ भर्ती में घोटाले की बात मानी, बल्कि ये भी माना कि गड़बड़ी ऐसी हुई है कि सही और गलत नौकरी पाने वालों में फर्क करना मुश्किल है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्तियों को रद्द करने के साथ ही नौकरी कर रहे लोगों को ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का भी आदेश दिया है और ममता सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। और चलिए अब बात ईरान और इजराइल की जंग की कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल की जंग धर्म युद्ध में बदलने वाली है? क्या एक बार फिर इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले तक ईरान में आतंकियों से हमले करवाने वाला पाकिस्तान अब ईरान के स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहा है और पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाने वाला ईरान अब पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहा है। आखिर दो दुश्मन दोस्त कैसे बन गए? उसकी वजह है कि एक यहूदी देश इजराइल दोनों ही अपने टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्या पश्चिमी एशिया में धर्म युद्ध का सायरन बज चुका है? क्या इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर रहा है ईरान? इसराइलियों, तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब फाइनल मूवमेंट आ गई है। नेतन्याहू, याद रखना, हमारे लिए बेशक अल्लाह काफी है, लेकिन तुम्हारे लिए हिजबुल्लाह ही काफी है। क्या यहूदी देश के खिलाफ दो दुश्मन देश दोस्त बन चुके हैं? कुछ महीने पहले तक ईरान के बॉर्डर पर जंग के हालात थे। पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो चुके थे कि ईरान ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला किया। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदल गए और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का इस्लामाबाद में शानदार स्वागत हो रहा है।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपने दुश्मन देश के राष्ट्रपति के स्वागत में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात, खैर खूब। आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारना है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गए हैं। पाकिस्तान अब ईरान के दम पर अपनी कंगाली को मिटाने के साथ इजरायल को सबक सिखाने का सपना देख रहा है। इसराइलियों, तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब फाइनल मूवमेंट आ गई है। इंशाल्लाह 1446 हिजरी का चांद जो है वो बैतुल मुकद्दस की आजादी के साथ तुलू होगा। यहीं पे नमाज शुक्राना अदा की जाएगी, इस्लाम का परचम यहां नस्ब किया जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। और नेतन्याहू, याद रखना, हमारे लिए बेशक अल्लाह काफी है, लेकिन तुम्हारे लिए हिजबुल्लाह ही काफी है। मैंने आपको ये पहले बताया था, हम जाएंगे अंदर और जाएंगे भी गोलान हाइट से। गोलान हाइट फतह के करीब है। इसराइल को बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर बेतहाशा कर्ज है और हथियारों के लिए उसे अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी तक बड़ा कर्ज नहीं दिया है और पाबंदी लगाने की धमकी दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी भुखमरी, कंगाली और कर्ज मिटाने के लिए ईरान का शॉर्टकट लिया, क्योंकि ईरान से हाथ मिलाने का मतलब रूस से भी समर्थन मिलना। यही वजह है कि अमेरिका की धमकी के बाद भी पाकिस्तान ने ईरान का वेलकम करने की हिम्मत दिखाई है। ये कि अमेरिकन इस विजिट को कैसे देखेंगे, और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल के सिलसिले में ईरानियन सदर के आने से, और आ क्यों रहे हैं, पर्पस ऑफ हिज विजिट, जाहिर है ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन में जब ईरान पे अमेरिकन प्रेशर भी है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरानी सदर का नाम अमेरिका को नाराज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जनवरी में बलूचिस्तान के ईरानी सीमा वाले क्षेत्र में दोनों ओर से मिसाइल हमलों ने आपसी तनाव को बढ़ा दिया था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के हौसले भी बढ़ गए हैं और वो ईरान के कंधे पर सवार होकर इस्लामिक देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।